हेलो एवरीवन। 7-8 अगस्त को एग्ज़ाम हुआ है डिस्ट्रिक्ट स्टैटिक ऑफिसर का। और इसमें करंट और किस पैटर्न पे बीपीएससी क्वेश्चन पूछ रही है वो हम देखेंगे। पूरे 150 क्वेश्चन है, जो 100 क्वेश्चन और 50 क्वेश्चन ऐसे 2 पार्ट में लेकर आऊँगी मैं। तो चलिए बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं। एक बार पेपर देख लेते हैं। तो ये पेपर आए हुए हैं 1 to 10 क्वेश्चन या 1 to 15 क्वेश्चन जो है मैथ का है। ये मैथ्स का क्वेश्चन है क्योंकि स्टैटिक्स पोर्शन है। तो हम क्वेश्चन नंबर 16 से स्टार्ट करते हैं और क्वेश्चन नंबर 11 to 15 भी करेंगे। तो चलिए बिना किसी देरी का स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है कि फ्रेंच ओपन 2025 किसने जीता है। ये फ्रेंच ओपन के बारे में पूछा हुआ है। तो फ्रेंच ओपन दोनों ही सी से जीता है, मतलब पुरुष और महिला, मैन और वुमेन दोनों ही सी से जीता है, ये याद किया था हमने। तो सी ऑल्कराज और सी गॉफ। तो इसमें क्या पूछा है, महिला। तो इन्होंने कौन है, ये कोको गॉफ महिला है और ये पुरुष भी सी ऑल्कराज है। ठीक है, ये करंट का क्वेश्चन था। नेक्स्ट है हमारा कि यूक्रेन के साथ अपनी सीमाएं साझा करता है। माल्डोवा, बेलारूस, रोमानिया, स्लोवाकिया। तो ये सारे ही यूक्रेन के साथ बॉर्डर शेयर करते हैं। तो ये यूक्रेन का मैप है। और टोटल कितने नंबर ऑफ कंट्री है, 1 रसिया, बेलारूस, पोलैंड, स्लोवाकिया, हंगरी, रोमानिया, माल्डोवा। तो टोटल कंट्री अगर हम काउंट करेंगे तो कितने कितने चेक है, 1 2 3 4 5 6 और ये माल्डोवा 7। तो टोटल कितने नंबर ऑफ कंट्री है, 7। तो चलिए इसे याद करने का ट्रिक बताती हूँ आपको। जैसे कैसे याद कर सकते हैं, आप याद कर सकते हैं कि रूस ने जब पोल खोला, रूस ने पोल किसका खोला, यूक्रेन का, है ना। लड़ाई कर करके पोल खोल दी उसकी। रूस ने पोल खोला यूक्रेन का। तो यूक्रेन ने क्या किया, वो स्लो मोशन में रो रहा है, धीरे धीरे रो ही रहा है, वो स्लो मोशन में रो रहा है। हंगरी है क्योंकि हमने भी लास्ट ईयर गेहूं का पूरा वो भेजा था, स्लो मोशन में, स्लो तरीके से रो रहा है, धीरे धीरे रो रहा है वो। हंगरी है, भूखा है बेचारा चीज़ों को। फिर जब हंगरी होगा तो क्या लेगा, मोल खरीदेगा, सामान को मोल ले रहा है और बुला के ला रहा है अदर कंट्री को कि देखो रूस गलत कर रहा है, बुला के ला रहा है अदर कंट्री को। रूस है और पोल खोला है किसका, यूक्रेन का। तो यूक्रेन के बारे में बात हो रही है, सारा पोल किसका खोला है, यूक्रेन के बारे में बात हो रही है। यूक्रेन किससे बॉर्डर टच कर रहा है, रूस से, स्लोवाकिया से, रोमानिया से, हंगरी से, मोल्डोवा, मोल से मोल्डोवा, बुला के मतलब बुल्गारिया, बुल्गार रहा है, सबको बुला के ला रहा है। तो ये टोटल 7 कंट्री हो जाएंगे, 1 2 3 4 6 7। ये 7 कंट्री। अगर आपको याद नहीं होता है तो ऐसे कर सकते हैं, अदरवाइज आप अपने तरीके से कैसे भी कर सकते हैं। ये क्वेश्चन दिख रहा है आपको, इंडस वाटर ट्रीटी के बारे में पूछ रहा है। तो पूछ रहा है द ट्रीटी वाज साइन बिटवीन द जवाहरलाल नेहरू एंड अयूब खान। तो ये फील्ड मार्शल तो पहले नहीं लिखना चाहिए, ये फील्ड मार्शल थोड़ी थे, राष्ट्रपति थे उस टाइम। खैर ये ऑप्शन गलत है, इसलिए नहीं कि फील्ड मार्शल लिखा है, लिखना भी नहीं चाहिए था। ये लाहौर जो है ना, लाहौर में नहीं कराची में हुआ था। और जैसा कि क्वेश्चन में दे दिया है, ये 1960 डेट हमें याद होनी चाहिए। ठीक है, और इसमें क्या है, पूरब की नदी भारत को दे दी गई थी और पश्चिम की जो वेस्टर्न रिवर है वो पाकिस्तान के पास और ईस्टर्न रिवर इंडिया के पास। तो कौन सा रिवर पाक के पास है, जो पाक है ना। पाक क्या करता है, एक बार आप देख लो। पाक जो है झेलता है ना बेचारा, किसको, चाइना को झेलता है, अपनी मर्जी से ही करता है वो, जो कर रहा है चाइना उसके वहाँ पे जो भी रोड कनेक्टिविटी लेकर आ रहा है। पाक झेलता है चाइना को और एक दिन क्या कर लेगा, डस लेगा, एक दिन डस लेगा, देख लेना। एक दिन हम कितना समझाते हैं लेकिन उसको चाइना पे इतना ट्रस्ट है कि हमारे पर हमला कर देता है, एक दिन डस लेगा। तो पाकिस्तान के पास कौन कौन सा रिवर है, पाक के पास है झेलम, चेनाब और इंडस, याद रखेंगे आप। ठीक है, पाक के पास कौन कौन सा रिवर है, झेलम, चेनाब और इंडस। बाकी कौन सा रिवर बच गए, बाकी रिवर बच गए हैं वो एसटी लिख दूँ मैं, सतलुज और रावी और व्यास। बस आप वो 3 याद रखें कि पाक के पास कौन सा है। तो बाकी हमारे पास बच गए नीचे के जो रिवर है, सतलुज, रावी, व्यास। और पाकिस्तान के पास है, पाक झेलता है चाइना को, डस लेगा एक दिन ये। तो पाकिस्तान के पास है झेलम, चेनाब और इंडस। एक बार मैं इसका मैप फटाफट छोटा सा बता देती हूँ कि कैसे कौन सा रिवर फ्लो करता है। ये सतलुज है, ठीक है। और मैं क्यों बता रही हूँ ये भी बताऊंगी आपको, कि कई बार है ना कंफ्यूज कर देते। ये सतलुज है, मैंने कलर चेंज कर रखा था तो मैं इधर ही टिक करूंगी, एसटी लिख रखा है, ये सतलुज है। और सतलुज में ये ग्रीन लाइन जो दिख रहा है आपको, ये सतलुज में कौन सा मिलता है, व्यास। और व्यास के बारे में याद रखेंगे कि ये सिर्फ इंडिया में ही है,
पाक नहीं जाता ये सिर्फ इंडिया में है, व्यास हमारा ही है सिर्फ, ठीक है। और ये चेनाब जो है ना, CH लिखा हुआ है मैंने ब्लू लाइन से, तो ये ब्लू लाइन से जो चेनाब जा रही है ये मुख्य धारा है। ये जो ब्लू लाइन से ये चेनाब जा रही है जिसमें मैंने अभी रेड पेन किया, ये मुख्य धारा है, ठीक है। ये है मेन रिवर, और चेनाब मेन रिवर है तो सबसे बड़ी होगी। चेनाब मेन रिवर है इसलिए इसमें जो इधर से झेलम और इधर से रावी दोनों आके मिलते हैं किसमें, चेनाब में, और इंडस तो ऊपर से होके जाता ही है। तो हमने याद कैसे किया था, अभी आपको मैप भी दिखा देती हूँ। याद कैसे किया है हमने, पाक क्या करता है, JH झेलता है किसको, चाइना को, और एक दिन क्या कर लेगा चाइना, डस लेगा। जो वेस्ट में रिवर वो पाक के पास है इंडस, ये इंडस लिखा है ना मैंने, इंडस, उसके बाद झेलम, उसके बाद चेनाब, और हमारे पास कौन सा है, सतलुज, व्यास और रावी, ये हमारे पास है। एक बार मैप दिखा देती हूँ आपको। ये मैप दिख रहा है, इस मैप में क्या है, ये जो ये वाला पार्ट है ये तो इंडस का जा रहा है, ये मेन रिवर है, यहाँ पे बड़ा सा सर्कल लगाया हुआ है, ये इंडस है। इंडस में क्या है, ये चेनाब आता है जो रेड वाला आ रहा है, और चेनाब में 2 रिवर आती है, रावी, और यहाँ से रावी के साथ ऊपर से कौन सी आती है, झेलम, और हमारे पास ये है सतलुज, यहाँ से ऐसे सतलुज, और ये व्यास है, और जो रावी है वो चेनाब में मिलती है लेकिन हम इसका प्रयोग करते हैं, तो सतलुज व्यास रावी हम इसका यूज़ करते हैं, सतलुज व्यास रावी। और क्वेश्चन है हॉर्मुज स्ट्रेट के बारे में पूछ रहे हैं कि हॉर्मुज स्ट्रेट किस किस के बीच में है। तो चलिए इसे मैं दिखाती हूँ हॉर्मुज स्ट्रेट कहाँ है, लेकिन क्या हम इसे ऐसे सॉल्व कर सकते हैं, खंबात की खाड़ी, खंबात की खाड़ी तो उधर होगा नहीं, ये तो गुजरात से रिलेटेड है, तो 3 हटा दें हम इसमें से, क्या आंसर आ पा रहा है, 3 हटाने के बाद ये 2 ऑप्शन बच जाते हैं, ठीक है, फिर भी आप 2 ऑप्शन तक पहुंच पाते हैं। तो ये आपको याद होना ही चाहिए कि हॉर्मुज क्या है। हॉर्मुज जो है फारस की खाड़ी को, गल्फ ऑफ ओमान को और फारस की खाड़ी को जोड़ता है। तो अच्छा यही पूछा हुआ है, तो 1 और 4 आंसर क्या होगा, 1 और 4। और इसे दिखाते हैं आपको मैप में, तो देख सकते हैं हम कि ये स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज है, यहाँ पर ये जो सर्कल है, ठीक है। गल्फ ऑफ ओमान और पर्शियन गल्फ, पर्शियन गल्फ को क्या बोलते हैं, फारस की खाड़ी, फारस। तो क्या क्या आ रहा है इसमें, हॉर्मुज, हॉर्मुज में होम आ रहा है, ये उनके लिए होता है जिनको याद नहीं होता, होम, और मैन में आ रहा है, मैन में आदमी आ रहा है, मैन में क्या आ रहा है, आदमी, और ये क्या, फर्श, तो होम में फर्श पर मैन बैठा है, ठीक है। या हॉर्मुज से याद रख लेना कि होम से रिलेटेड ही होगा, होम में क्या होता है, मैन होम में होता है और फर्श भी होम में होता है, तो होम में फर्श पे मैन बैठा है, ये हो जाएगा आपका हॉर्मुज से। और रेड सी का क्या होता है, ये रेड सी किस किस को जोड़ता है, रेड सी यहाँ पे क्या होता है, स्वेज कैनाल, स्वेज कैनाल, और यहाँ पे बाब अल मंदेब, बाब अल मंदेब, तो रेड सी किस किस को जोड़ता है, स्वेज कैनाल और बाब अल मंदेब से, ठीक है। इसको इस पेपर में ये पूछा है तो नेक्स्ट में ये भी पूछ सकता है, रेड सी भी पूछ सकता है, ठीक है। आगे चलते हैं। अच्छा तो इसका आंसर तो हमने लगा दिया था ना, आपको दिखा दिया था बस मैंने, क्वेश्चन नंबर 18 का, ये इंग्लिश में है, ठीक है। ये सेंसस से क्वेश्चन आया हुआ है, एज पर 11 सेंसस व्हाट इज द स्टेज ऑफ इंडियाज चाइल्ड सेक्स रेशो। तो बाल लिंगानुपात पूछा हुआ है इसमें, बाल लिंगानुपात 933, ये क्या था, टोटल लिंगानुपात, ये टोटल था, तो बाल लिंगानुपात कितना था इसमें से, 919, ठीक है, 919 याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 21, अकॉर्डिंग टू ऑल इंडिया सर्वे ऑन हायर एजुकेशन 2021-22 higher share of foreign student enrolled in higher education in India comes from which country। ये है नेपाल, कि भारत में जो सबसे उच्च शिक्षा में जो नामांकित विदेशी छात्र है वो सबसे अधिक संख्या किस देश से है, वो नेपाल से है। 23 क्वेश्चन, ये नीली अर्थव्यवस्था मीन्स ब्लू इकॉनमी, ब्लू इकॉनमी का मतलब क्या है, तो ब्लू इकॉनमी ओशन, सीज और कोस्ट, इससे रिलेटेड होगा, मतलब महासागर, समुद्र और तट, इनसे रिलेटेड होता है ब्लू इकॉनमी। पानी से रिलेटेड होगा तो पानी उन्हीं में होगा। लक्षद्वीप इज मेड अप ऑफ हाउ मैनी आइसलैंड, तो कितने द्वीप समूह होते हैं, लक्षद्वीप में कितने समूह हैं, 36। और मैत्री सेतु किस रिवर पे है, मैत्री सेतु जो है वो भारत और बांग्लादेश के बीच है, तो बिल्ट ओवर विच रिवर, किस पे है ये, मैत्री फेनी। क्वाड, तो क्वाड के कौन कौन सा है, एक तो यूएस है और हम तो है ही हैं, क्वाड चाइना को टैकल करने के लिए एक तरह से क्वाड बनाया गया है,
तो और है, और क्या है, ऑस्ट्रेलिया, और क्या है, जापान। तो इसमें से कौन सा अलग है, ये देखो यूनाइटेड किंगडम नहीं है, तो बाकी तीनों हैं, और इसमें पूछा कौन सा नहीं है, यूके, ऑप्शन डी। हमें ये सारे नाम पता होना चाहिए। भारत क्यों मायने रखता है, वाई भारत मैटर्स, वाई भारत मैटर्स, रिटन बाय एस जयशंकर, एस जयशंकर। एक संयुक्त अभ्यास है, मिलिट्री एक्सरसाइज, नाम क्या है, सदा तंसिक, सदा तंसिक। तो ये किस किस के बीच में है, ये सऊदी अरब और इंडिया के बीच में है, सऊदी अरब और इंडिया के बीच में क्या है, सदा तंसिक। ये क्वेश्चन है कि इसरो के पहले सौर मिशन, इसरो फर्स्ट सोलर मिशन इज, क्या नाम है भाई, आदित्य, तो आदित्य L1, ऑप्शन बी। नाम सबमिट हुआ है 19th नाम सबमिट हुआ है, कहाँ पे हुआ है 19th नाम सबमिट, युगांडा में। इस क्वेश्चन में क्या है, फिलिस्तीन में इजराइल की कार्रवाई के खिलाफ इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में कौन मामला लेकर गया है कि इजराइल नरसंहार कर रहा है फिलिस्तीन के खिलाफ, तो ये दक्षिण अफ्रीका लेकर गया है, ऑप्शन डी। और अभी इंडिया में भी प्रियंका गांधी ने आवाज़ उठाया है कि इजराइल गलत कर रहा है। 1 कि अफ़गानिस्तान में भेजा था हमने सहायता, और कावेरी हमने भेजा था, अजय कर लेते, अजय से इजराइल, इजराइल अपने आप को अजय मान रहा है और हार ही नहीं मान रहा है, वो युद्ध करे जा रहा है, जो कि अच्छी बात नहीं है, अब रुक जाना चाहिए। तो ऑपरेशन अजय हमने इजराइल के पास भेजा था, बच गया कावेरी, तो कावेरी किसका हो गया, सूडान का। तो ऑप्शन क्या हो गया, 4 3 2 1। देखते हैं हम ऑप्शन में, 4 3 2 1, ये ऑप्शन सी आ रहा है। मेरी आवाज़ थोड़ी तेज़ आ रही होगी क्योंकि बाहर बारिश आ रही है, क्योंकि वो वहाँ पानी की आवाज़ आएगी, और एग्ज़ाम पास में है तो मैं बंद भी नहीं कर सकती, ये करना ज़रूरी है। और आर्टिफिशियल रेन है, आर्टिफिशियल रेन के लिए, जो रेन के लिए आप हमेशा याद रख सकते हो, जहाँ रेन है आई आई आई, बस बारिश आई 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 बच्चे बोलते रहते, बस आई ज़रूर याद रखना आप। इसे आप आयोडाइड पे पहुंच जाओगे, आयोडाइड पे, ठीक है, क्योंकि सिल्वर नाइट्रेट ये देख रहे हो, क्लोज ऑप्शन होता है, कंफ्यूज हो जाओ कहीं, तो आई 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 ज़रूर याद रखना, बारिश आई 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 दिमाग में घूमना चाहिए। तो सिल्वर क्या है, सिल्वर नाइट्रेट, AZI, सिल्वर, सॉरी नाइट्रेट नहीं, आयोडाइड, बोलते बोलते मैंने खुद नाइट्रेट बोल दिया, आयोडाइड, सिल्वर आयोडाइड का हम कॉमनली यूज़ करते हैं आर्टिफिशियल रेन के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि आकाश तीर जो है किस कंपनी ने, डिफेंस सिस्टम है आकाश तीर, इसमें से किस कंपनी ने डेवलप किया है, तो ये है भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड, आकाश तीर भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड। नेक्स्ट क्वेश्चन है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का जनक माना जाता है, तो बुनियादी ढांचा, जब मैंने हिंदी में पढ़ा तो बुनियादी ढांचा मुझे नींव जैसा कुछ लगा, तो मैं शिक्षा पे गई, ठीक है, लेकिन फिर इंग्लिश देखा मैंने, इंफ्रास्ट्रक्चर पूछ रहा है, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट। अब एक बात बताओ, क्या इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए शिक्षा है, पढ़ लिख के हम इंफ्रास्ट्रक्चर बना रहे हैं अपना, नहीं, तो ये ऑप्शन वैसे गलत है, ठीक है। तो इंग्लिश स्टेटमेंट भी देख लिया कीजिए आप। उसके बाद क्या है, इंफ्रास्ट्रक्चर क्या हम हेल्थ से बनाएंगे, ऑप्शन सी, हेल्थ से बनाएंगे, तो ये 2 ऑप्शन तो वैसे ही कैंसिल आउट हो जाता है, ठीक है। उसके बाद क्या है, एक ऑप्शन ए बचता है पब्लिक वर्क, और ऑप्शन डी बचता है वाटर ट्रांसपोर्ट। तो वाटर ट्रांसपोर्ट पे आते हैं हम, वाटर ट्रांसपोर्ट जैसे रेड सी है, रेड सी न्यूज़ में रहता है, ठीक है, और स्टेट ऑफ हॉर्मुज है, ये सब न्यूज़ में रहता है। क्या वाटर ट्रांसपोर्ट भी है हमारा, जो न्यूज़ में रहता है कि आज ये जहाज़ फंस गया यहाँ पे, वो जहाज़ पानी का फंस गया, तो हमारे पास वाटर ट्रांसपोर्ट की कमी है, और ये डेवलप करने के लिए अभी कई नीतियाँ लेकर आ रही है गवर्नमेंट, तो इसलिए ऑप्शन डी भी कैंसिल आउट हो गया, आंसर हो गया ए कि लोक निर्माण, ठीक है। तो ऐसे ऑप्शन तक पहुँच सकते हैं आप, ये लोक निर्माण, इस तरह के क्वेश्चन पढ़े नहीं जाते, एट ए टाइम आता है ये क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्मार्ट सिटी के बारे में पूछ रहा है कि भारत में स्मार्ट सिटी का मुख्य मिशन जो है, स्मार्ट सिटी का मिशन है क्या, कि हम मेन उद्देश्य क्या है स्मार्ट सिटी का, क्या गरीबी को हटाना है, पॉवर्टी को एलिमिनेट करना है स्मार्ट सिटी से, या फिर इंफ्रास्ट्रक्चर मतलब प्रौद्योगिकी का विकास करना है, स्मार्ट इंफ्रास्ट्रक्चर या टेक्नोलॉजी, आज मेरी आवाज़ लड़खड़ा रही है। और नेक्स्ट है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, क्या सूचना प्रौद्योगिकी है, और ये क्या है टेलीकम्युनिकेशन। तो अगर इसमें ऑल ऑफ द अबव आता तो कर सकते थे हम, ठीक है। तो स्मार्ट सिटी हमारा टेलीकम्युनिकेशन सिंगल ये तो नहीं है, ठीक है, तो ऑप्शन डी कैंसिल आउट करते हैं। इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, क्या इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी है, ऑप्शन सी को भी कैंसिल आउट करते हैं, ये भी नहीं है। तो हमारा क्या है, डेवलपमेंट ऑफ स्मार्ट इंफ्रास्ट्रक्चर एंड टेक्नोलॉजी, डेवलपमेंट ऑफ स्मार्ट इंफ्रास्ट्रक्चर और टेक्नोलॉजी, ठीक है, कि मेन उद्देश्य क्या है, मुख्य उद्देश्य पूछा हुआ, तो मेन उद्देश्य यही है
डेवलपमेंट ऑफ स्मार्ट इंफ्रास्ट्रक्चर एंड टेक्नोलॉजी, ऑप्शन बी आंसर है 37 का। इस क्वेश्चन में क्या है कि भारत में एक प्रतिस्पर्धी विनिर्माण क्षेत्र के विकास के लिए क्या आवश्यक है, हमें क्या बनाना है, कॉम्पिटिटिव मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर। तो इसके लिए सबसे ज़्यादा क्या ज़रूरत है, वित्तीय सेवाएं मतलब फाइनेंशियल सर्विस, डिजिटल अवसंरचना या डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर या वाटर टूरिज्म। टूरिज्म तो पहले हटा लेते हैं हम, टूरिज्म से तो कोई मतलब ही नहीं है। अब ये अवसंरचना ही आएगा कुछ ना कुछ, मतलब इंफ्रास्ट्रक्चर। इंफ्रास्ट्रक्चर क्यों, क्योंकि रॉ प्रोडक्ट कहीं और होते हैं, बनाते कहीं और है उसे, और फिर मार्केट में कहीं और लेके जाना पड़ता है, तो ये कनेक्टेड होते हैं। तो इसके लिए हमें सबसे पहले क्या चाहिए, इंफ्रास्ट्रक्चर मतलब ट्रांसपोर्टेशन इंफ्रास्ट्रक्चर या परिवहन अवसंरचना, ऑप्शन डी। रूट सर्वर है, एल रूट सर्वर, तो ये प्राप्त करने वाला देश का पहला राज्य कौन है, राजस्थान, ऑप्शन बी। एल रूट सर्वर प्राप्त करने वाला देश का पहला राज्य राजस्थान। नीति आयोग के बारे में पूछ रहा है, तो नीति आयोग की स्थापना 2018 में नहीं 2015 में हुआ था, 2015 में हुआ था। और सत्य कथन पूछ रहा है, इसने योजना आयोग को प्रतिस्थापन किया उसी में, मतलब योजना आयोग भी नीति आयोग में ही आ गई है। और इसका पूरा नाम देख लेते क्या है, नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, ठीक है, ऑप्शन 3 ठीक है ये। और ये प्रतिस्थापन तो खैर क्या उसी के अंदर आ गया है, एक ही बन गया है वो। और इसका जो अध्यक्ष होता है भारत का प्रधानमंत्री होता है, तो 3 और 4 दोनों ठीक है, और एक ठीक नहीं है, तो एक एलिमिनेट कर लें, एक एलिमिनेट करके ऑप्शन बी आंसर आ जाता है। एक हटा दो सीधे, एक गलत है, 2015 में हुआ था, तो ऑप्शन बी ये आंसर आ जाता है हमारा, ठीक है, इजी क्वेश्चन था। नीति आयोग के फंक्शन पूछ रहा है, नीति आयोग का फंक्शन कार्य पूछ रहा है कि क्या है, तो क्या है इसका फंक्शन, टू फॉर्मुलेट क्रेडिबल प्लान्स एट द विलेज लेवल, ठीक है, ग्राम स्तर पर विश्वास वाला योजनाएं तैयार करना, योजनाएं तैयार करता है ये, ठीक है ये। और कार्यक्रम और पहलों के कार्यान्वयन के लिए प्रौद्योगिकी उन्नयन और क्षमता निर्माण पर ध्यान केंद्रित करना, ये भी ठीक है। राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय प्रबुद्ध मेडल के साथ साझेदारी, तो पार्टनरशिप विद नेशनल एंड इंटरनेशनल थिंक टैंक, तो थिंक टैंक जहाँ आ जाए वहाँ तो करेक्ट है ये कि ये थिंक टैंक है, ये भी करेक्ट है। तो इसमें क्या है, ऑप्शन डी उपयुक्त सभी, ऑप्शन डी आ जाएगा उपयुक्त सभी। क्या क्या है, टू फॉर्मुलेट क्रेडिबल प्लान्स एट द विलेज लेवल, कि विलेज लेवल की के पास योजनाएं तैयार करना, ये है ग्राम स्तर पर। और ये बोलते हैं ना टॉप टू बॉटम अप्रोच और बॉटम टू टॉप, तो ये बॉटम टू टॉप अप्रोच है कि ये ग्राउंड से चलता है, ठीक है। तो तीनों कथन सत्य है इसके। ये क्या पूछा हुआ है कि किसी देश के विकास में बुनियादी ढांचे की महत्वपूर्ण भूमिका क्या होती है, उस देश की विकास करना है। द इंफ्रास्ट्रक्चर प्ले रोल इन अ कंट्रीज डेवलपमेंट, तो इसमें से वो क्या है जो उस देश के बुनियादी ढांचे में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, क्या रिड्यूसिंग इनइक्वालिटीज़, असमानता को कम करना है, या नवाचार को बढ़ाकर एसडीजी मतलब सस्टेनेबल ग्रोथ करना है, या फिर वैश्विक प्रतिस्पर्धा को मजबूत करना है, या उपयुक्त सभी। अच्छा है, इसमें उपयुक्त सभी दे दिया है। उस देश के विकास में हमें काम करना है तो असमानता भी कम होना चाहिए, नवाचार के लिए भी होना चाहिए काम, और प्रतिस्पर्धा, तीनों होना चाहिए। तो ये ऑप्शन डी इजी हो गया है, डी ऑप्शन देने से आंसर होगा ऑप्शन डी। डाटा सेंटर, इसका मेन प्राइमरी फंक्शन क्या है, डाटा सेंटर का प्राइमरी फंक्शन क्या है, एक डाटा सेंटर क्या है, एक नेटवर्किंग साइड है, या सॉफ्टवेयर विकास केंद्र है, या फिर ऑप्शन सी में है डाटा भंडारण के लिए एक भौतिक सुविधा। डाटा सेंटर क्या है, डाटा भंडारण के लिए एक भौतिक सुविधा है, या एक यूज़र इंटरफेस स्टूडियो है। तो डाटा सेंटर क्या है, बहुत न्यूज़ में रहता है, तो फिजिकल फैसिलिटी फॉर अ डाटा स्टोरेज एंड प्रोसेसिंग, ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 47 बिल्कुल ईजी है, क्या है, 12वीं पंचवर्षीय योजना का लक्ष्य नहीं था, तो क्या क्या है, इंक्लूसिव ग्रोथ मतलब समावेशी विकास, फास्टर ग्रोथ तेजी से विकास, सस्टेनेबल ग्रोथ संपोषणीय विकास, या फिर ज़ीरो फिजिकल डेफिसिट। तो मतलब ज़ीरो फिजिकल डेफिसिट पॉसिबल है क्या, तो ये नहीं था, अभी तक तो पॉसिबल नहीं है। तो आंसर क्या आ जाएगा इसका, आंसर क्या आ जाएगा ऑप्शन ए। क्वेश्चन 50 में क्या है कि असर्शन क्या दिया हुआ है इसमें कि नीति आयोग ने योजना आयोग को प्रतिस्थापित कर दिया है। अभी हमने ऊपर क्वेश्चन में किया था, ये करेक्ट है। और रीज़न क्या है कि ये बदलाव जो है वैश्विक दुनिया और आर्थिक नियोजन के लिए एक अधिक गतिशील अपनाने योग्य दृष्टिकोण की ओर एक कदम दर्शाता है। तो ये सही है कि ये जो शिफ्ट है वो क्या रिफ्लेक्ट करेगा, टूवर्ड्स अ मोर डायनामिक एंड एडेप्टेबल अप्रोच टू इकोनॉमिक प्लानिंग इन अ ग्लोबलाइजेशन वर्ल्ड। तो बिल्कुल करेक्ट है ये, ए और आर दोनों सत्य हैं और सही।
व्याख्या करता है कि ये बदलाव जो है वैश्विक दुनिया में आर्थिक नियोजन के लिए एक अधिक गतिशील, अपनाने और योग्य दृष्टिकोण की ओर कदम दर्शाता है। तो इसीलिए कर रहे हैं हम, हमारे नेशन को लाभ पहुंचाए। 51 में क्या है, बिहार स्पेशल के आगे भागलपुर। भागलपुर किस लिए जाना जाता है, सिल्क के लिए, तो ये टसर सिल्क, ऑप्शन सी आंसर हो जाएगा इसका। और जमुई, तो जमुई किसके लिए जाना जाता है, सोना के लिए, किसके लिए, सोना के लिए जाना जाता है। 49 क्वेश्चन में क्या है, नीति आयोग के बारे में है। तो क्या इसके 7 पिलर है और 3 विंग है। तो नीति आयोग के 3 विंग कौन कौन से, एक तो है गवर्निंग काउंसिल, ठीक है, और एक है रीजनल काउंसिल, और एक है स्पेशलाइज्ड सेक्टर। क्या है, स्पेशलाइज्ड सेक्टर। तो गवर्निंग काउंसिल, रीजनल काउंसिल, स्पेशलाइज्ड सेक्टर, ये 3 विंग है नीति आयोग के। और सेम 7 पिलर भी है। कौन से 7 पिलर, हाँ जी, हम नीति आयोग के 7 स्तंभ की बात कर रहे हैं। तो क्या है, प्रो पीपल मतलब आम जनता की आकांक्षाओं को प्राथमिकता देना, प्रोएक्टिव मतलब समय पर पहल, पार्टिसिपेटिव मतलब सहकारी संघवाद, नागरिक को सशक्त बनाना, सभी वर्गों का समावेश, समान अवसर, और पर्यावरण। तो क्या हमें सारे याद करने नहीं, जैसे सस्टेनेबल है, हमेशा रहता है, इक्विटी है, इंक्लूसिव है, एम्पावरिंग है, पार्टिसिपेंट है। तो ये सब तो रखना ही है ध्यान में कि इक्विटी पे ध्यान देते हैं, सस्टेनेबल पे, इंक्लूसिव पे, एम्पावरिंग पे, पार्टिसिपेंट पे। इस तरह से 7 स्तंभ में 7 सेक्टर हैं इनके, और 3 विंग्स मैंने बता दिए, गवर्नमेंट काउंसिल, गवर्निंग काउंसिल, स्पेशलाइज सेक्टर और रीजनल काउंसिल। तो ऐसे ये 3 विंग हो गए इसके, ठीक। ये क्वेश्चन फैक्ट है, दिल्ली मेट्रो भारत की पहली चालक रहित मेट्रो का उपयोग करने वाला मेट्रो है, सही है ये। और बांद्रा वर्ली सी लिंक भारत का सबसे लंबा समुद्री और एकता की मूर्ति, दुनिया की सबसे ऊंची प्रतिमा 182 मीटर, सरदार वल्लभ भाई पटेल। तीनों कथन सत्य है ये, ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 15 है कि शुभांशु शुक्ला के साथ किस देश के अन्य यात्री भी एक्सियम 4 मिशन में थे। तो पैगी विटसन यूएसए के थे, पैगी यूएसए के थे, स्लोवोर जो है पोलैंड से थे, टिबोर हंगरी से थे। यूएसए, पोलैंड, हंगरी तीनों देश के थे ये। पोलैंड, हंगरी क्या नहीं है, नॉर्वे नहीं है, यूएसए भी है। तो 2 एलिमिनेट कर देते हैं हम, 2 नहीं है, और बाकी 1, 3, 4 तीनों है ये। 10वीं पंचवर्षीय योजना की लक्ष्य वृद्धि दर कितनी थी, 8.1%। क्वेश्चन नंबर 53 है कि डीपी धर प्रिपेयर्ड एंड लॉन्च, इनमें से कौन सी योजना डीपी धर ने तैयार की थी। तो डीपी धर ने 5th पंचवर्षीय योजना तैयार की थी उन्होंने। What maximum capital subsidy percentage offered for investment exceeding 50 crore under the Bihar Tourism Policy 2023। मतलब कि 2023 के अंतर्गत 50 करोड़ रुपए से अधिक निवेश के लिए दी जाने वाली अधिकतम जो सब्सिडी है वो क्या है, बिहार पर्यटन नीति 2023 के अकॉर्डिंग 25%। बहुत ज़्यादा फैक्ट है ये भी। विधानसभा की प्रारूप समिति के सदस्य नहीं थे पूछा है। तो सैयद मोहम्मद सादुल्ला ये भी थे, गोपाल कृष्ण अयंगर भी थे, अलादी कृष्ण स्वामी अय्यर भी थे, और वीटी कृष्णमाचारी। तो चारों थे, और समझ नहीं आ रहा है इसका, आप लोग भी बताइएगा। मेरे हिसाब से तो ये चारों है, तो क्या ये गलत फ्रेम कर दिया है इन्होंने ये क्वेश्चन। शुरुआत में नहीं थे ये, लेकिन बाद में ये डीपी खेतान की मृत्यु के बाद, ये खेतान थे, डीपी खेतान की मृत्यु के बाद ये आ गए थे, वीटी कृष्णमाचारी। तो क्या ये आयोग ये आंसर मानेगा, लेकिन ये बाद में तो आ गए थे, तो फिर माने जाएंगे संविधान सभा की प्रारूप समिति के सदस्य।